सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। सो आज बेसिकली इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 6 जो है हमारा, जो कि था लाइफ प्रोसेसेस, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले, क्योंकि जो समझना था वो तो हम समझ चुके हैं वीडियोस में। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वगैरह सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्लियर रहेगी ये बात? 40 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए थे, उन्हीं को इस वीडियो में हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे बच्चा? स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में इनका रोल बताना है। सबसे पहले किसका? ट्रिप्सिन का। तो मैंने बताया था ट्रिप्सिन और पेप्सिन, जिनके नाम के पीछे सिन आ रहा है, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं और देन पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है ट्रिप्सिन, ये याद रखना। लाइपेज क्या करता है? तो सिंपल लाइपेज क्या याद रखोगे? तो डाइजेशन ऑफ फैट क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ये याद रखना दोनों का काम। आगे क्या बोला? लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? विली। अब ये करते क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में एरिया बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है और न्यूट्रिशन जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो यही बोला, इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which helps in rapid absorption। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। तो सिंपल देखो, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लाइक CO2, H2O, इन सब की हेल्प से क्या बना देते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लियर है? ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। क्लियर रहेगा? ये हमारे इसमें आ जाता है प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें आ जाता है ह्यूमंस, एनिमल्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें याद रखना बस। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बोला है व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? हाँ, तो क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? बताया था मैंने। हमारी क्या होती है? फूड पाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड ईसोफेगस। तो इसका सिकुड़ना और उभरना, सिकुड़ना और उभरना, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, एक्सपेंशन यानी फैलना, contraction and expansion of a esophagus is called peristaltic movement। ये क्यों होता है? ताकि फूड आगे पुश हो सके स्टमक तक। क्लियर रहेगी? आगे क्वेश्चन बोला व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए? सिंपल सी क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर इसका। क्यों? क्योंकि हमें डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए क्या चाहिए? अगर रेस्पिरेशन करना है, चलना है, कोई काम करना है, तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कहाँ मिलता है? न्यूट्रिशन। यही बोला, आवर बॉडी रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी फॉर लाइक एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के लिए। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलते हैं? सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एनर्जी न्यूट्रिशन से। फिर बोला व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। मैंने बताया एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईसोफेगस, जो कि क्या है हमारा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसकी वजह से फूड आगे मूव कर पाता है। हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। रीजन, हर्बीवोरस आपका क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स, जिनके अंदर प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। और इसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब हर्बीवोरस खाते हैं सेल्यूलोज, तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगता है डाइजेस्ट करने में, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। क्योंकि कार्निवोरस खाते हैं फ्लैश और वो डाइजेस्ट ईजिली हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर रहेगी ये बात? What will happen if mucus is not secreted by the gastric gland? गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज़ें सेक्रेट करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर पेप्सिन और फिर म्यूकस।
HCl का काम क्या, फूड को बना देता है एसिडिक। क्यों बनाता है, ताकि पेप्सिन एक्टिव हो सके और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। बट अब जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको हार्म कर सकता है HCl, तो उससे कौन प्रिवेंट करता है हमें, म्यूकस। इसलिए म्यूकस सीक्रेट करना जरूरी है। हमारे इनर वॉल खुद को खराब कर लेगी, खुद को डैमेज कर लेगी अगर ये म्यूकस नहीं रहेगा। क्लियर रहेगी ये बात। आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, तो आपको पता है जो हमारे प्लांट्स का रूट होता है वो H2O लेता है। लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये सारी चीज़ें होती है। लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। तो क्या क्या हुए हमारे रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें। क्लियर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। क्या जरूरत है फोटोसिंथेसिस की, सिंपल सा आपको पता है। फोटोसिंथेसिस से क्या प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, फूड, जो कि उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है H2O CO2 की मदद से। अच्छा, फिर ये फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है। फिर अगर ये सारी चीज़ें से मिल रही है जिससे कि प्लांट जिंदा रहेंगे। अब प्लांट रहेंगे तभी हमारा वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जब ज़मीन के नीचे किसी डिजास्टर से दबते हैं तो क्या बनाते हैं, कोल, पेट्रोलियम यानी फ्यूल्स बनाते हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब होता कैसे है, तो इसका ये याद रखना, ये याद रखना 6CO2 + 6H2O, सनलाइट ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल gives us C6H12O6 + 6O2। ये है आपकी रिएक्शन। तो रिएक्शन भी इन्वॉल्व बता दी मैंने आपको। क्लियर रहेगा ये यहाँ तक। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन, यानी फूड को काटते हैं, चबाते हैं, ये सारे काम होते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग फूड बाय ईटिंग इट इन द माउथ ऑफ द फूड मटेरियल सब्जेक्ट टू कट किया जाता है, टीयर किया जाता है, च्यू किया जाता है, और लिटिल बिट स्लाइवरी जूस से डाइजेशन होता है। हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है स्लाइवरी जूस, ठीक है, सलाइवा ग्लैंड से जो निकलता है, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, जो भी हमारा फूड मटेरियल होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, इसी को बोल देते हैं हम डाइजेशन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, जब वो स्मॉल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म्स में टूट गया तो उनसे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब किया जाता है। ये क्रिटिकल स्टेज होती है जहाँ पर हम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं असल सेंस में, इसे बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। लास्ट में जब सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली गई है और कुछ चीज़ें तब भी रह गई तो वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट, तो उसको किया जाता है एक्सक्रीट। तो ये कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। तो अभी बताया था क्या क्या प्रोड्यूस करता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो HCl क्या करता है, हमारा फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारा पेप्सिन एक्टिव हो जाता है। पेप्सिन एक्टिव होकर हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। और अभी बताया था म्यूकस क्या करता है, ये HCl खुद मतलब हमारे स्टमक की वॉल को हार्म ना कर दे, उससे प्रिवेंट करता है। क्लियर रहेगी ये बात। आगे देखते हैं, बोल रहा है हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, विली। क्या कहा जाता है, विली। अब ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन होगा। यही होता है, इस तरीके से डिजाइन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें बोलते हैं विली। क्लियर रहेगा। बोल रहा है बाइल जूस खुद में कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता, बट जो बाइल सॉल्ट होता है वो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो दो काम होते हैं बाइल सॉल्ट के। सबसे पहला, जो फूड एसिडिक मीडियम में था ये उसको अल्कलाइन मीडियम में कर देता है। किस में कर देता है, अल्कलाइन, यानी बेसिक मीडियम में कर देता है। क्यों,
ताकि पैनक्रिएटिक एंजाइम्स एक्टिव हो सके, अपना काम करने के लिए। कौन एक्टिव हो सके? पैनक्रिएटिक एंजाइम। दूसरा जो बाइल सॉल्ट है, ये फैट को शैटर करके छोटे छोटे फॉर्म में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे कि उनका डाइजेशन इजी हो जाता है, उन पे एंजाइम्स इजीली एक्ट कर पाते हैं। तो यही काम है। आगे समझते हैं। राइट 2 डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमने 3 पढ़े थे, हमें 2 बताना है जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है। सबसे पहले ग्लूकोज, देखो सबसे पहले क्या होता है बॉडी में? ग्लूकोज, जो कि क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। फिर साइटोप्लाज्म में ये टूट गया और क्या बन गया? पायरूवेट, जो कि है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अच्छा, अब 2 जगह हमें बताना मेनली। सबसे पहला, अगर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंस है, प्रेजेंट है, तो क्या हो जाता था? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? ये स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ ATP। नाउ व्हाट इज ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी होती है। क्लियर रहेगा? अच्छा, वहीं अगर हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की कमी हो, तो क्या बनता था? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? ह्यूमन मसल्स में। जब हमें क्रैम्प वगैरह आते हैं, आपने देखा होगा मैचेस वगैरह को देखते हुए कि उनके पैर में अचानक से दर्द करने लगता है, वो क्या हो रहा होता है? क्रैम्प आ रहे होते हैं दौड़ते दौड़ते, उनके ह्यूमन मसल्स में एनर्जी का कमी, ऑक्सीजन लैक हो रहा होता है, इसी वजह से होता है। क्लियर रहेगा? ये 2 वे याद रखने ह्यूमन बॉडी के लिए। एक और तीसरा होता है जिसमें क्या होता है? हमारा बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, यहाँ लैक है, वहाँ एब्सेंट होता है ऑक्सीजन। ये किस में देखने को मिलता था? हमारा यीस्ट में, जिसमें क्या बनता था आपका? इथेनॉल, अल्कोहल बनता था। देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखते क्या कह रहा है। बोल रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली का क्या फंक्शन होता है? सिंपल समझना। एल्वियोली हमारा कवर्ड हो रखा होता है ब्लड कैपिलरीज से। किससे? ब्लड कैपिलरीज से, जो कि हेल्प करता है टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करते हैं? CO2 को ड्रॉप करता है, O2 को लेता है और पूरी बॉडी में फैलाता है। The walls of alveoli are thin and covered by the blood capillaries to facilitate the exchange of gases in the lungs. In the alveoli, exchange of gases takes place. CO2 from the blood is replaced with O2 and CO2 is removed out of the body. Clear रहेगी ये बात? So next question देखते हैं क्या कह रहे हैं 13th क्वेश्चन कि राइट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अच्छा क्वेश्चन कि हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों को एक मानते हैं, दोनों एक चीजें नहीं है। ब्रीदिंग क्या है? इनहेल एंड एक्सेल ऑफ एयर, एयर अंदर ली, एयर बाहर करें, इनहेल एंड एक्सेल ऑफ एयर इज ब्रीदिंग। ये वही रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन होता है हमारा कि हमने इनहेल तो किया ऑक्सीजन, बट एक्सेल कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा प्रोसेस जिससे कि हम एनर्जी को यूज कर पाते हैं, अपने न्यूट्रिशन से एनर्जी को ले पाते हैं, वो इसी की वजह से होता है। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखिएगा आप एक पॉइंट तो ये कि इनहेल एंड एक्सेल ऑफ एयर एंड इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेशन। ठीक है? अच्छा, इसमें आप सेम चीज ले रहे हो, सेम चीज निकाल रहे हो, इसमें ब्रीदिंग में एयर लिया, एयर बाहर, तो उसे बोलेंगे कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। ठीक है? बट वहीं अगर इसकी बात करो रेस्पिरेशन की, तो वो तो एक केमिकल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि लिया कुछ और, आया कुछ और, लिया ऑक्सीजन, आया कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर रहेगी? यही सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट बनाना है ग्लूकोज को ड्रॉ करते हुए, तो अभी बनाया था 2, तो एक लास्ट वाला मैं बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि 2 तो अभी बता चुका हूं। लास्ट वाले में क्या होता था? ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था, साइटोप्लाज्म में टूटकर पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता था, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट हो ऑक्सीजन तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O विच इज वाटर, एंड एनर्जी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन जाता है, जो कि ह्यूमन मसल्स में आपको देखने को मिलता है, क्रैम्प वगैरह। बट अगर
एब्सेंट हो ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा बनता है इथेनॉल विच इज अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और ये कहाँ देखने को मिलता है, यीस्ट, जो हमारे ब्रेड वगैरह होते हैं, केक वगैरह होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो ये याद रखना, बाकी दो बता चुका था, ये लास्ट आपको बता दिया मैंने। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फोटोसिंथेसिस के लिए अभी देख लिया था यार ये तो, कि CO2 चाहिए, H2O चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये तो अभी देख लिया था। आगे बढ़ते, why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organisms? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। कि आपने देखा होगा कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है, जो कि जमीन पे रहते हैं, और जो एक्वेटिक है, जो कि पानी में रहता है, उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग में डिफरेंस है। रीजन देखो यार, हम जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है वो रह रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, जहाँ की अच्छे खासे अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम इजीली सिंपली अपना ऑक्सीजन ले पाते हैं अच्छे खासे अमाउंट में। बट अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो वही ऑक्सीजन ले पाते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होती है, और ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर रहेगी। अब जितनी ऑक्सीजन हमने अपने आसपास से इजीली ले ली, सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को लेने के लिए एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिफिकल्टी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है। और हमारे पास सिंपल हमने ली, बट उनके पास स्पेशलाइज्ड गिल्स वगैरह होते हैं, हर किसी का अलग अलग, जैसे फिश के पास गिल्स होते हैं, इस वजह से उन्हें टाइम लगता है, उनको बार बार ब्रीथ करना पड़ता है, जल्दी 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 ब्रीथ करना पड़ता है उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। ये रीजन होता है कि उनकी ब्रीदिंग तेज होती है और हमारी सिंपल चलते रहती है। क्लियर रहेगा। सेकेंड बोल रहा है ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और इन सारी चीजों को लेबल करना है। सबसे पहले फेरेनिक्स, तो देख रहा है आपको फेरेनिक्स, उसके बाद बोला ट्राइकिया, ये पूरा आपका ट्राइकिया है। उसके बाद बोला लंग्स, अब इधर आपके लंग्स आ जाते हैं आगे, ठीक है। फिर डायफ्राम एंड एल्वियोल, सिंपल समझो। सबसे पहले आपका नॉस्ट्रिल आता है, नॉस्ट्रिल के आगे नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से आ गया फेरेनिक्स, उसके नीचे होता है लैरिनिक्स, उसके नीचे ट्राइकिया, ट्राइकिया के बाद ट्राइकिया आगे डिवाइड हो रहा था दो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाइज कहाँ तक जा रही होती है, लंग्स तक। ब्रोंकाई में ही कुछ छोटे छोटे ब्रोंकाइल्स निकल रहे होते हैं, और जो सबसे छोटा ब्रोंकाइल होता है उसे बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होता है, थिन ब्लड कैपिलरीज से, जो कि क्या करता है हमारा एक्सचेंज, फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। CO2 को रिमूव करता है, O2 को बॉडी में पहुंचाता है। इस तरीके से होता है एल्वियोलर सैक, ये छोटे छोटे बने होते हैं, ये याद रखना, सिंपल यही है। आगे देखते हैं क्या बोले, डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन स्टेट। अच्छा, अब जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन वगैरह, वो कैसे अपने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उससे। बट हम क्यों नहीं कर पाते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका रीजन क्या था, देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन पॉजेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, हमारा बॉडी डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल एंड टिश्यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शंस, कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हर किसी के लिए अपना अलग फंक्शन है, अलग प्रोसीजर बना हुआ है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते आउटसाइड एनवायरनमेंट, जैसे हमारे लंग्स, ये आउटसाइड एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है, बट यहाँ पर जो यूनिसेलुलर होता है उनके जो स्पेशलाइज्ड सेल जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के मीट में होता है, तो इजीली डिफ्यूजन कर पाते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, सिंपल सा रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, 3 डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। समझ जाओ यार, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या, हमारे में क्या होता है, पूरा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, लंग्स है, क्या बोलते हैं, लंग्स है, एल्वियोली है, फिर हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स, फेरेनिक्स, लैरिनिक्स, सबके अपने अपने काम हैं, नॉस्ट्रल, इस तरीके से होता है, इस तरीके से सांस पूरी ली जाती है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ
प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या 3 जगह होते हैं, लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम में छोटे छोटे लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे लेते हैं, या रूट से ले लेते हैं, या लीव्स में स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है उससे ले लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये रात के टाइम पे करते हैं, हमारा जो प्लांट्स होते हैं वो जो रेस्पिरेशन है वो रात के टाइम पे करते हैं, बट हम तो 24 घंटे कर रहे हैं। क्लियर है, यही सारे डिफरेंसेस है, कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे देखते हैं, बोल रहे द लंग्स आर डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब हमारा जो लंग्स है वो इस तरीके से डिजाइन है कि वो एरिया को मैक्सिमाइज कर देता है। द लंग्स आर डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया, क्यों? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो जाए। वो कैसे होता है मैक्सिमाइज? तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कई सारे एल्वियोलीज, क्या प्रेजेंट है, द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द ह्यूमन प्रोवाइड्स, मिलियंस ऑफ एल्वियोली ह्यूमंस प्रोवाइड, एक मिनट रुक जाना, हाँ, मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दिस अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ज्यादा एरिया तो ज्यादा एक्सचेंज कर पाते। क्लियर रहेगा, आगे समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल ट्राइकिया ब्रोंकाइट डायफ्राम। अभी हमने पीछे देखा तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो लंग्स है वो हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम कंटेन करता है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, जैसे कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो क्या करते हैं, अचानक से हमने जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, बाहर की तरफ, यानी लंग्स पूरी तरीके से जो एयर है उसको बाहर छोड़ने की कोशिश करता है। बट छोड़ने के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन बाद भी कुछ ना कुछ एयर रह जाता है लंग्स में। क्यों रह जाता है उसे समझेंगे, उसी को बोलते हैं, वो रह जाने को ही बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वो क्यों रहता है, तो होता क्या, ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स प्रोवाइड द एडवांटेज। ये एक एडवांटेज प्रोवाइड कराता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम होना, क्या कि वो रेसिडुअल वॉल्यूम है तभी हमारा लंग्स एकदम से कोलैप्स नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। यही बोला है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स प्रोवाइड द एडवांटेज एज इट प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। Also, due to the presence of residual volume, there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. अब वो इतना टाइम लगता है, वो इतना टाइम गैप होता है कि हम CO2 को रिलीज और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो दो चीजें करता है रेसिडुअल वॉल्यूम, कोलैप्स करने से बचाता है और टाइम देता है CO2 को रिलीज और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लियर रहेगा। फिर सेकंड क्या बोल रहे हैं, नॉस्ट्रल्स आर लाइंड विद म्यूकस। अच्छा, जो हमारे नॉस्ट्रल्स है उसमें म्यूकस होता है, यानी कि हमारे जो बाल वाले टाइप से आप देखते हैं छोटे छोटे, वो क्यों होते हैं, ताकि जब हम सांस ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है। अब वो अंदर जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम करेंगे, छींक आएगी, ये सारी चीज, वो अंदर ना जाए, हमारे लिए हार्मफुल ना, तो वो म्यूकस उससे प्रिवेंट करता है कि वो हमारे अंदर ना जाए, इसलिए जरूरी है। बस आगे समझते हैं, क्या बोल रहे हैं, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। कौन कौन से हैं हमारे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है हमारी, ये ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज कैसी होती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है और मस्कुलर होती है, ताकि ये रप्चर ना हो, ताकि ये रप्चर ना हो। अगर ब्लड का फ्लो ज्यादा भी हो तो ये रप्चर ना हो, ये टूटे ना, इसे कुछ जल्दी होना। जबकि वेन्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है और ये क्या करती है, ब्लड लाती है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ब्लड वापस हार्ट की तरफ लाती है। दे आर लार्जर, ये ज्यादा होती है और ज्यादा ब्लड कंटेन करती है एज कंपेयर टू आर्टरीज, एज कंपेयर टू आर्टरीज। वॉल्व्स, इनमें वॉल्व्स भी होता है, जो हमारे वेन्स होता है इनमें वॉल्व्स टाइप से होता है, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे, उल्टा फ्लो ना करे, ये याद रखना वेन्स में। कैपिलरीज क्या करती है, ये भी थिन वॉल्ड होती है, एक्सट्रीमली नैरो होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो हमारा आर्टरी और वेन के टर्मिनल जहां एंड हो रही होती है वहां कैपिलरीज आपको मिलती है। और ये क्या होते हैं, परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या, इन एंड आउट, एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, किसको, वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंसेस को,
ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स से ब्लड में, ब्लड से ब्लड सेल्स में एक्सचेंज करने में परमिएबल है। मैंने बताया था सेमी परमिएबल या परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं जो एक्सचेंज करने में इजी रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहे हैं राइट टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स, हाउ डज वाटर एंटर कंटिन्यूसली इन द रूट? जाइलम। ठीक है, तो कौन कौन से होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू? जाइलम और वेसल्स। टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स, कहां से आता है? मिनरल्स एंड वाटर नीडेड बाय द प्लांट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसके हेल्प से ही होता है। क्लियर रहेगा? जाइलम और वेसल्स करते हैं। बोल रहे सेकंड क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स। प्लांट्स को कम एनर्जी की जरूरत होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। रीजन सिंपल, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, कहीं मूव नहीं करते फूड के लिए, जबकि हम जो हैं वो क्या है? मूव करते रहते हैं। हमें एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए अपनी फूड के लिए, इस वजह से प्लांट्स को ऐसा नहीं होता, इसीलिए उन्हें कम एनर्जी की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे काम बताना है सबका। सबसे पहला जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराता है पूरे प्लांट। फ्लोएम क्या कर प्रोवाइड कराता है? फूड मटेरियल। ठीक है, तो जाइलम स्पेशलाइज्ड है जो कि वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराता है। फ्लोएम आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आता है पल्मोनरी वेन। कौन है? पल्मोनरी वेन। ये क्या करता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लाता है लेफ्ट एट्रियम, लंग से लेफ्ट एट्रियम में ले आता है, लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ले आता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर बात आती है किसकी? वेना कावा की। तो वेना कावा क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है सारे, कलेक्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है सारे वेन से एक्सेप्ट एक वेन को छोड़कर, विच इज पल्मोनरी वेन। क्लियर रहेगा? फिर आता है वेना कावा हो गया, फिर आता है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम ऑफ हार्ट टू लंग्स। किस लिए? राइट एट्रियम से लंग्स तक भेजता है ताकि वो ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को कंटेन कर पाए। क्लियर रहेगा? फिर ओरोटा का क्या काम होता है? तो ओरोटा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आर्टरीज तक पहुंचाता है, सिस्टमेटिक आर्टरीज तक पहुंचाता है, और वो सिस्टमेटिक आर्टरीज उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में। क्लियर? समझ आ गया सबका काम? नेक्स्ट देखते हैं। दोनों के बीच डिफरेंस पूछा है तो देख लेते हैं। आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो आर्टरीज क्या है? ब्लड वेसल्स है जो कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द बॉडी, अवे फ्रॉम हार्ट ले जाता है ताकि ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। वेन्स क्या करते हैं? ये ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट, वापस लाते हैं हार्ट के पास। ये वॉल थिक और इलास्टिक होते हैं, इनमें वॉल्स वगैरह नहीं होते। ये थिन और इलास्टिक होता है और इनमें वॉल प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड बैक में फ्लो ना करे। क्लियर है? यही सारी चीजें याद रखना। इलास्टिक होता है, ये लेस इलास्टिक होता है। ये ब्लड पासिंग थ्रू द नैरो ल्यूमन ऑफ आर्टरीज इज मोस्टली ऑक्सीजनेटेड। इसमें ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें ज्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये लो ल्यूमिन यानी पतले नैरो चेंबर से पास हो रहा होता है, ये वाइड ल्यूमिन होता है, तब भी थोड़ा बड़ा चैम्बर होता है। क्लियर रहेगी ये बात? आगे देखेंगे। सो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। गिव रीजंस। पहला क्या है कि वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्टरिया, कि वेंट्रिकल की वॉल थिकर होती है एज कंपेयर टू आर्टरिया। क्यों? वेंट्रिकल को पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना होता है जिसमें हाई प्रेशर लगता है। अब हाई प्रेशर है यानी रप्चर होने के ज्यादा, मतलब जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो पाइप जैसे फटता है उस तरीके से ज्यादा चांसेस है। इस वजह से इनकी वॉल थिक चाहिए, थोड़ी मजबूत चाहिए। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद हाई प्रेशर, दे हैव थिकर वॉल्स देन आर्टरिया। पहला क्वेश्चन क्लियर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो।
प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो होता है, रीजन सिंपल सा, उन्हें एनर्जी की इतनी जल्दी जरूरत नहीं होती क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, तो आराम से भी होता है तो कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज लेस इलैबोरेटेड इन देन एनिमल्स एज प्लांट्स are less active, so their cells do not to be supplied with materials so quickly, less energetic होते हैं, इतनी जरूरत होती नहीं। Circulation of blood in aquatic vertebrates different from that in terrestrial vertebrates, जो aquatic animals होते हैं उनमें different होता है जो हमारा circulation होता है as compared to terrestrial organisms। Simple, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स लाइक फिश है इसमें गिल्स होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। फिश हैव गिल्स टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द फ्लो ऑफ ब्लड इन फिशेस इज अ सिंगल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी। जो एक्वेटिक होता है उनमें पूरी एक साइकिल में सिर्फ सिंगल टाइम ही ब्लड पास होता है हार्ट से, जिसे हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। वहीं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड को हार्ट से 2 बार, जैसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स में और टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स में। क्लियर रहेगी ये बात? ड्यूरिंग डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कंपेयर टू द नाइट। रीजन, दिन के टाइम पे क्या होता है? धूप वगैरह होती है, यानी ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, इसलिए क्विकली उसे पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए तेज होता है। वेन्स हैव वॉल्स वेयर आर्टरीज डू नॉट। वेन्स क्या करता है? वेन्स में वॉल होती है, क्यों? क्योंकि ये अलाउ करते हैं ताकि वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, बैक फ्लो ना कर दे। और कितना फ्लो करना है नहीं, ये वॉल्व डिसाइड करते हैं। आर्टरीज में इसकी जरूरत नहीं होती। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी बताया, जो फिशेस है हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट। द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स टू गेट ऑक्सीजन एंड फ्रॉम देयर इट पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिर्फ एक बार हार्ट से पास हुआ, इसीलिए बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? सिंगल सर्कुलेशन। द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ पैसेस थ्रू द बॉडी। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज टर्म्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। जबकि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ड्यूरिंग सर्कुलेशन ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन कंप्लीट वन साइकिल। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है? द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट द लंग एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है? पहले कहा जाता है हार्ट से लंग्स पे, लंग्स से हार्ट में, तब बॉडी में। डबल सर्कुलेशन। क्लियर? ये होता है डिफरेंस। ब्लड सर्कुलेशन बताना है ह्यूमन बॉडी में, तो कैसे होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इज पोर्ड इनटू द राइट एट्रियम। कहाँ आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? बॉडी से राइट एट्रियम आया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट पोसेस इट टू राइट वेंट्रिकल। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है? कहाँ चले गए? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इनटू द लंग्स। फिर कहाँ आया? लंग्स में, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिटर्न इनटू लेफ्ट आर्टरियम। अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ रहा है? लेफ्ट आर्टरियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फोर्स करता है पूरी बॉडी में, thus for making one complete round or circulation circuit around all body parts. The blood passes through heart twice. That's why this is known as double circulation or a systematic circulation. Clear रहेगी ये बात? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? Mention any 2 components of blood. कुछ भी बता दो। प्लाज्मा, WBC, RBC, कुछ भी बता दो, ब्लड कॉर्पसेल्स, कुछ भी। क्लियर है? तो क्या क्या होगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, कुछ भी। ठीक है? प्लेटलेट्स। ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? जब लंग्स में पहुंच चुका होता है। ठीक है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स, अभी बताया मैंने। फ्रॉम देयर मूव्स टू हार्ट एंड पम्प टू द डिफरेंट पार्ट। तो लंग से पहले आता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन उससे लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में लाते हैं, फिर वहां से ऑर्टा, ऑर्टा से आर्टरीज और आर्टरीज पूरी बॉडी। तो लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, ऑर्टा, आर्टरीज एंड
बॉडी पार्ट्स। क्लियर है? राइट द फंक्शन ऑफ वॉल्व प्रेजेंट इन बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल। अभी बताया था वॉल्व ताकि ब्लड बैक में फ्लो ना करे, पहला काम तो ये। दूसरा, ये राइट अमाउंट ऑफ ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है। व्हेन ब्लड इज पम्प्ड, वॉल्व्स आर प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन वेंट्रिकल एंड आर्टरिया। दे ओपन एंड अलाउ द राइट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर। फिर बोला राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पोजिशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। सिंपल बताया था, एक होता है थिक वॉल, एक होता है थिन वॉल। आर्टरीज हो रही है थिक और इलास्टिक, ये होते हैं थिन और इलास्टिक, और वॉल्स प्रेजेंट होती है इनमें। क्लियर है? ज़्यादा दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। सो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन सिंपल सा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी is called excretion. Removal of waste material from the body, इसी को excretion बोलते हैं। नेक्स्ट देखे तो नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। पता है आपको, बता रखा है मैंने, क्या होता है? नेफ्रॉन। आगे क्या बोला है? नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोमेरुलस इन किडनी? तो ग्लोमेरुलस क्या करता है? एज ब्लड फ्लो इनटू ईच नेफ्रॉन, हर नेफ्रॉन में इट एंटर्स इन अ क्लस्टर ऑफ टाइनी ब्लड वेसल, जो एक क्लस्टर में जाता है। क्या जाता है? क्लस्टर टाइप में, जिसमें क्या होता है, जिन्हें ब्लड वेसल्स होते हैं, जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या बोलता है? ग्लोमेरुलस। द थिन वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस क्या अलाउ करता है? जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, जस्ट वेस्ट और फ्लूइड, मोस्टली वाटर, उनको ट्यूबल में पास होने, उनको ट्यूबल में पास होने। तो क्या करता है? क्योंकि हर नेफ्रॉन से पास होता है तो क्लस्टर ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स में जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये थिन वॉल होता है जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट को, जो कि फ्लूइड होता है मोस्टली, उनको अलाउ करता है ट्यूबल में पास होने में। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म अपना वेस्ट कैसे रिमूव करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूज हो जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर की तरफ मूव करा देते हैं। सिंपल है तो डिफ्यूजन। विच ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट इज मोस्ट सॉल्युबल? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। तो कौन है वो? अमोनिया सबसे सॉल्युबल है वाटर में, नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? Which substance is selectively reabsorbed by the tubular part of the nephron? तो क्या करता है वो? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर और सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब कर लेता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? What is the role of skin, lungs and intestine in the process of excretion? तो पता है स्किन, स्किन क्या करता है? जो स्वेट है, स्वेट एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको एक्सक्रीट करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है। एक तो स्किन इस तरीके से हेल्प करती है। लंग्स, रेस्पिरेशन कर रहे हैं भाई, CO2 क्या है? वेस्ट मटेरियल, उसको एक्सक्रीट करने में लंग मदद कर देता है। इंटेस्टाइन, फूड को डाइजेस्ट कर लिया, अनअब्जॉर्ब्ड रहा, इंटेस्टाइन में कई सारी चीज़ें रिलीज हो रही है ना, कई सारे एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सिंपल, तो इस तरीके से इसने हेल्प कर दी। क्लियर रहेगा? आगे देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल किडनी? तो किडनी का काम क्या होता है? कि हमारा ब्लड को फिल्टर करे और यूरिन वेस्ट को अलग कर दे। अगर किसी के पास किडनी खराब हो या ना हो, जैसे एक किडनी पर बंदे सर्वाइव करते हैं, तो क्या होता है? तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है? एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायलिसिस, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। नेक्स्ट, स्टेट 2 वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी। क्या? ब्लड को फिल्टर करना, दूसरा यूरिन फॉर्म करना, नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म करना, ताकि वो बॉडी से रिमूव हो सके। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कैसे निकाला जाता है? सबसे पहला कि लीव्स में प्रेजेंट होता है स्ट्रोमेटा, जिससे कि जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर जाता है। फिर जो इनके पुराने लीव्स होते हैं ये उनको छोड़ देते हैं, तो एक ये तरीका है। अब बार्क्स जो होते हैं, जो पुरानी छाल है हमारी पेड़ की, तो कई बार आपने देखा होगा वो उसको रिमूव करता है। फिर कुछ सीजन्स में वो हमारे जो पत्ते हैं जो पेड़ के, वो भी रिमूव करता है। तो ये कई सारे 3-4 तरीके हैं जिससे कि प्लांट्स हमारे क्या करते हैं? अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। क्लियर रहेगा? तो ये सारे तरीके थे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।